भरे दिल, भरी आंखें और एक ही सवाल, घर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में अक्सर आपको ऐसे प्रदर्शन दिखने को मिल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ये ना ही कोई स्टूडेंट एजिटेशन है और ना ही ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शायद इसीलिए इनकी कोई सुन ही नहीं रहा इतने सालों से। अरे मिडिल क्लास की कौन सुनता है। ये उन बेचारों में से है जिन्होंने रियल एस्टेट के सबसे बड़े जुमले पर यकीन किया और उसमें अपना पैसा लगाया, या तो अपने जीवन भर की कमाई से या तो बैंक से भारी इंटरेस्ट पे कर्जा उठाकर। जेपी इंफ्राटेक ने 2007 में ऐलान किया था कि वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे 30,000 से ज्यादा फ्लैट्स वाला मेगा टाउनशिप बनाएगी। नाम होगा विश टाउन। तब खरीदारों को भी यह एहसास नहीं हुआ था कि यह टाउनशिप एक विश ही रह जाएगी। आज 10 साल हो गए हैं, उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। कुछ ही फ्लैट्स डिलीवर हुए हैं और बाकी का विश टाउन एक खंडहर जैसा लगता है। जेपी विश टाउन आज नीलामी के कगार पर है। जेपी के मालिक गॉड्स अपना गेम खेल रहे हैं, बैंक्स अपना, होम बायर्स बेचारे सड़क पे हैं और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, जैसा जेट एयरवेज में देखती रही। वहां 20,000 नौकरियां गई और यहां 20,000 घर या 20,000 सपने या 20,000 परिवार उजड़ने वाले हैं। रियल एस्टेट क्राइसिस और शैडो बैंकिंग हमारी इकोनॉमी का अगला सबसे बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। $100 बिलियन से ज्यादा कीमत के घर रेडी हैं लेकिन खरीदार नहीं है। $200 बिलियन का लोन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड या डिफॉल्टेड हो चुका है। आपने इसके बारे में कुछ ज्यादा सुना क्यों नहीं? अरे भाई, पेपर में रियल एस्टेट के एड जो छपने हैं और साथ ही में इकोनॉमी खतरे में है, सुनने में उतना सेक्सी नहीं लगता है। और पॉलिटिशियंस तो खैर सबके हाथ रियल एस्टेट में बंधे ही हुए हैं। अब जेपी को देख लो फॉर एग्जांपल। बीएसपी ने जमीन दी सस्ते में, एसपी ने सारी बिल्डिंग परमिट्स दी, एडिशनल प्रोजेक्ट्स दिए, कांग्रेस ने सेंटर से अपना सहारा दिया, उनके बड़े बड़े मंत्री, सीनियर लोग, सिब्बल जैसे लोग जेपी के लॉयर बने। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ यूपी में आए तो लोगों को कुछ राहत मिली। अरे भाई, योगी जी ने बोला कि हम सारे यूपी के बिल्डर्स को ठीक कर देंगे, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद अली बजरंग बली में बिजी हो गए और बेचारे मिडिल क्लास बायर्स सूली पे चढ़ गए। अरे नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे देखते देखते रियल एस्टेट की दुनिया में जेपी का क्राइसिस सबसे बड़ा बन गया। लेकिन वो अकेला नहीं है। जेपी और रियल एस्टेट का क्राइसिस समझने के लिए देश के अगले सबसे बड़े क्राइसिस को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, देश में ऑलरेडी एक बैंकिंग क्राइसिस है, इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर रहा है। जैसे इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर रहा कि जीडीपी नीचे जा रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएज अब 10 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी हैं। इनमें से पब्लिक सेक्टर बैंक्स या पीएसबीज अबाउट 9 ट्रिलियन रुपीस अकाउंट करती है। माने 86% इस देश का जो एनपीए है वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक से आता है। 10 साल पहले एनपीए था हमारे देश में कुल मिला के $500 बिलियन, यानी एक दशक में 20 गुना बढ़ चुका है एनपीए। इंडिया अब दुनिया का नंबर 1 मेजर इकोनॉमी है जिसका नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो इतना खराब है। माने जो भी दूसरा बिजनेसमैन बड़ा लोन लेता है वो वापस नहीं देता। आप और हम ऐसा करने जाएंगे तो बैंक हमारी वाट लगा देगा। पहले नंबर पे बाय द वे इटली था वर्स्ट परफॉर्मिंग लोन रेशियो में, हम उनको रिप्लेस कर चुके हैं। वही सोनिया गांधी वाला इटली है, यहां भी नेहरू। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, यह हुआ फॉर्मल बैंकिंग का क्राइसिस। उसके ऊपर अब लगाइए इंडियन शैडो बैंकिंग का क्राइसिस, जिसने ठूस ठूस के इंडियन रियल एस्टेट में पैसा लगाया है और जम के कंस्ट्रक्शन हुआ पिछले कुछ सालों में। शैडो बैंकिंग यानी इन्वेस्टमेंट बैंक, स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, कॉन्डुइट्स, हेड फंड्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मनी मार्केट फंड्स वगैरह वगैरह। इनका लॉजिक सिंपल था, अरे देखो बैंक शैंक छोड़ो, पैसा लो हमसे, क्योंकि लोग तो घर खरीदेंगे ही। और ऐसा हुआ भी काफी सालों तक। लेकिन जब इकोनॉमी की हवा निकली तो बाइंग रुकी, तो लोन पेमेंट रुकी, तो शैडो बैंकिंग की भी वाट लगी। फॉर्मल बैंक्स को यह बात समझ में आ गई थी कि हाउसिंग बबल अब बर्स्ट होने वाला है, इसीलिए पिछले 3 सालों में उन्होंने और ज्यादा पैसा नहीं लगाया रियल एस्टेट में। वही शैडो बैंकिंग ने कहा, अरे बोलो बेटा कितने पैसे चाहिए। 46% इंक्रीमेंट है इन फंडिंग इन द लास्ट 3 years।
आज इसीलिए IL&FS और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे कंपनीज क्राइसिस मोड में चल रही हैं, उनके स्टॉक्स रोज धड़ाधड़ गिर रहे हैं। और पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अगर आप सिर्फ इंडिया के टॉप 7 शहरों की बात करें, उनमें 7 लाख घर ऐसे हैं जो बिके नहीं हैं। इनमें से 1 लाख घर ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है, लेकिन खरीदने को कोई है नहीं। और अब इकोनॉमी की हालत बद से बदतर हो रही है, तो शैडो बैंकिंग से भी पैसा मिलना और मुश्किल है। हिंदी में बोलूं तो अगर आज तक आपका घर अभी तक बना नहीं है तो आप तो गए हो। तो बैंक्स के पास पैसा नहीं है, शैडो बैंक्स की वाट लगी हुई है, इकोनॉमी के एल लग चुके हैं। आप सोच रहे हैं इसमें आपकी गलती क्या है? आप तो सालों से EMI दे रहे हो, आपका घर कहां है? यहां हम आते हैं वापस जेपी के पास, समझने के लिए कि बिल्डर, बैंकर, सरकार, लॉयर, नेता मिलके एक मिडिल क्लास बायर की बोटी बोटी कैसे बनाता है। बोटी बोटी नंबर 1, जैसा हर दूसरा बिल्डर करता है, जेपी ने भी किया। आपका पैसा लिया और दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, और लैंड खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे बिजनेस में डाल दिया, अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। बेसिकली आपका घर बनाने के सिवाय आपका पैसा हर तरीके से इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब लुटिया डूबी तो होम बायर्स ने कहा कि भाई ऑडिट कुछ करो, हमें बताओ हमारा पैसा गया कहां, क्योंकि घर तो नहीं बना। तो 5 साल से कोशिश यह चल रही है कि ऑडिट करो, कोई नहीं करा रहा है। बैंक्स भी कह रही हैं अरे छोड़ो मियां, क्या ऑडिट कराओगे, क्योंकि जब पोल खुलेगी तो नंगे तो बैंक्स भी होंगे। तो भाई थोड़े बहुत जो फ्लैट्स बने हैं उनमें भी इतना खराब कंस्ट्रक्शन है कि बच्चे शाफ्ट में गिर जाते हैं या प्लास्टर ऑलरेडी गिर रहा है 2 साल के अंदर। आजकल बेचारे ओनर्स स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की कोशिश कर रहे हैं जेपी में, बेचारे भोले लोग। मूविंग ऑन टू बोटी नंबर 2, तारीख पे तारीख 20,000 फ्लैट ओनर्स 6 से 8 साल तक रुके हुए हैं कि उनका नंबर कब आएगा। हर 2-3 साल में जब कुछ ज्यादा ही मामला तूल पकड़ लेता है तो जेपी जग के उठता है, बोलेगा अरे नहीं, अरे आपका नंबर आ रहा है, हम फ्लैट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फिर सब चुप, कोई लॉ, कोई सिस्टम, कोई तहकीकात नहीं कि हजारों करोड़ों रुपए लूटने वाले ये गौर जेपी के ये जेल के अंदर क्यों नहीं है। इस बार तो गौर्स ने माफी मांगी है बाकायदा ईमेल पे कि हमें माफ कर दीजिए, कुछ ही साल की देरी हुई है, आपका फ्लैट नहीं बना है, हमें चंद पैसे और दे दीजिए तो फ्लैट बन जाएगा। तो फ्लैट ओनर्स ने कहा देखिए आपकी माफी नहीं चाहिए, फ्लैट दे दीजिए वही काफी है। बोटी नंबर 3, न बनाऊंगा न बनाने दूंगा। देखो ये बात तो साफ हो चुकी थी कि ये डूबती जेपी मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाली है, लेकिन जाने भी तो कैसे दें। ठीक जैसे नरेश गोयल ने किया था कि जेट को अपने हाथों से जाने नहीं दिया, लेंडर्स को कंट्रोल नहीं दिया और जेट डूब गई, वैसे ही गौर्स जेपी विस्टाउन को लेकर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को डिरेल ही करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे अगर स्टेलमेट हो जाएगा तो बिकेगा नहीं तो कंट्रोल उनके पास आएगा, फिर कोई तरकीब निकालेंगे। बोटी नंबर 4, मेन इन ब्लैक। अब आपको लगता होगा कि भाई देखो बात तो सीधी है, पैसा हमने डाला, EMI हम भर रहे हैं, फ्लैट तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसमें अगर आप लॉयर्स को ले आओ तो वो ये बात मिलाड साबित कर देंगे कि वो बिल्डर है जो बेचारा निर्दोष है, रिस्क तो उसने लिया, दिल का दौरा तो उसको पड़ रहा है। गलती तो आप और हमारी है कि हमने फ्लैट में पैसा लगाया। और जेपी के पास बिल्डिंग बनाने के पैसे हो ना हो, लेकिन देश के सबसे बड़े बड़े लॉयर हायर करने के लिए बहुत पैसे हैं। इसीलिए कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी जैसे बड़े बड़े नाम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं जेपी। इसके सामने आप और हमारी क्या चलने वाली है। बोटी नंबर 5, इस सब में मारा फिर रहा है बेचारा EMI देने वाला मिडिल क्लास आदमी। वो चक्की पिसिंग एंड पिसिंग कर रहा है। अरे भाई रहने के लिए घर नहीं है, उधर एक जेब से रेंट जा रही है और दूसरे में से EMI जा रही है। मजे की बात यह है कि कल अगर जेपी की नीलामी हो जाती है और फ्लैट गायब हो जाता है, उसे बैंक को EMI तब भी भरना पड़ेगा। वाह। बोटी नंबर 6, और नीलामी से हम आते हैं अपने फाइनल और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट से। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है सिंपल, कि कैसे सरकार और सरकार कंट्रोल्ड बैंक्स लोगों को रास्ते पे खुद ही ढकेल रही हैं। ध्यान से सुनिएगा। जेपी डूब रही थी, सारे डेडलाइंस खत्म हो चुके थे, फाइनल वार्निंग भी हो चुकी थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अनुसार जेपी को बचाने की जो कोशिश थी वो भी काफी दिनों से चल रही थी। फिर बेचारे लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा देखो
बायर्स को भी क्रेडिटर का दर्जा मिलना चाहिए। 58% वोटिंग राइट्स मिला बायर्स को लगा वाह, अब हमारे पास शक्ति आ गई है, अब हम भी बता सकते हैं कि जेपी किसके हाथ में जाएगा और हमें भी वोट करने का मौका मिलेगा, तो अब तो फ्लैट मिल ही जाएगा। साथ ही में एनबीसीसी यानी एक नवरत्न बिल्डर ने कहा कि हम टेक ओवर कर लेते हैं और 3 साल में हम आपको आपका फ्लैट डिलीवर कर देंगे। बायर खुश। लेकिन इंडिया में हैप्पी एंडिंग होती कहां है? जा सिमरन जा। एनबीसीसी आने से बायर को लेट डिलीवरी चार्जेस नहीं मिलती। बायर्स ने कहा मंजूर है, लेकिन बैंक्स को लेना पड़ता है हेयर कट यानी लॉस, और गॉर्स के हाथों से जेपी पूरा का पूरा निकल जाता। ये मंजूर ना था उनको। फिर क्या था, बड़े बड़े लोग हरकत में आ गए। एनबीसीसी का चीफ ही बदल डाला। आईडीबीआई जैसे बैंक्स ने कहा कि देखिए हमें मंजूर नहीं है, हमें यह सब रिकंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए नीलामी। क्योंकि उन्हें लगा कि अगर नीलामी होगा तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि बायर्स को तब कुछ नहीं मिलेगा। सारे होम बायर्स चाहते हैं कि एनबीसीसी टेक ओवर करे और अच्छे से घर डिलीवर करे, लेकिन टेक ओवर यस करने के लिए 66% वोटिंग चाहिए। लेकिन 58% ओनर्स से आधे ही सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर पाए हैं। बहुत सारी वजह हैं, कोई देश में है, कोई नहीं है, कोई ये समझता है, नहीं समझता है, जो भी हो। कुछ छोटे बैंक्स को भी अगर आप मिला लो तो 66% यस वोट लाना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी तो यही लगता है कि सालों के इंतजार के बाद भी 20,000 लोगों को अपना घर नहीं मिलेगा, होगी नीलामी और उन्हें मिलेंगे छुट्टे। लेकिन एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप केस देखें, जो कि कुछ ही दिन पहले हुआ था, जहां जितनों ने वोट किया था उनको मेजॉरिटी व्यू माना कोर्ट ने, और फिर आईडीबीआई है तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक ही, उसका भी रुख अगर सरकार चाहे तो बदल सकती है। तो बात घूम फिर के कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि क्या मोदी 2.0 सरकार रियल एस्टेट में एक और जेट एयरवेज चाहती है? क्या 20,000 मिडिल क्लास लोग जरूरी हैं, या सिस्टम या रूल जरूरी हैं? क्या बिल्डर को पनिश करना चाहिए या होम ओनर को पनिश करना चाहिए? वोटिंग ऑन है, 10 तारीख तक हमें मालूम चल जाएगा कि भैया और भी जेट एयरवेज की तरह रियल एस्टेट में भी सबसे बड़ा मेल्टडाउन हो रहा है या नहीं। यूजुअली मैं पर्सनल मैटर्स से दूर ही रहता हूं, जो मुझे इफेक्ट करता है मैं कभी अपने एपिसोड्स में नहीं लाता हूं, लेकिन जेपी एक ऐसा केस है जो कि एक नेशनल स्टोरी है और मेरी पर्सनल स्टोरी भी है। पर्सनल इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि भाई उनको भी कभी दिल्ली में रहने का मन है, तो उनसे पैसे लेके हमने भी जेपी में इन्वेस्ट किया था कि भाई एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पेरेंट्स हमारे भी दिल्ली एनसीआर में रहेंगे। लेकिन उनका सपना भी चूर हुआ, और जब इस पे रिसर्च करा तब समझ में आया कि रियल एस्टेट प्रॉब्लम कितना बड़ा है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये बिल्डर्स, और कितने बिल्डर्स हैं हजारों की तादाद में, कितने जेल गए ये आप जानते हैं और ये मैं जानता हूं। लोग रास्ते पे आ सकते हैं, लेकिन गॉर्स अपनी एस क्लास मर्सिडीज में घूमते रहेंगे, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और ये बहुत ही अचंभे की बात है कि सरकार ये सब हो रहा है, नेशनल कैपिटल में हो रहा है, चुपचाप देख रही है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को लग रहा है कि हां सरकार फिर से आ गई है मोदी की, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आशा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई होप दैट मैं गलत हूं कि इसमें सरकार स्टेप इन करके बोले कि बहुत हो चुका, लोगों के राइट्स के साथ आप ऐसा खेल नहीं खेल सकते हो और आपको इसमें भुगतना पड़ेगा। तब एक मैसेज जाएगा बिल्डर्स को कि लोगों के साथ आप ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। चलो आप मुझे बताओ कैसा लगा ये एपिसोड। थोड़ा सा अगर ज्यादा ही सीरियस हो गया तो बता देना, अगली बार भक्त बैनर्जी को ले आऊंगा। लाइक करिए, डिसलाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है। और अगर आप देशभक्त को सपोर्ट करना चाहें तो patreon.com/आकाश बैनर्जी लिंक है, उसमें जाके से हमें सपोर्ट करिए। अगर आप इंटरनेशनल डोनेशन करना चाहते हैं तो पेपैल भी है। अगर इंडिया में वन टाइम डोनेशन करना चाहते हैं तो इंस्टामोजो भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और डीप डाइव एपिसोड्स के साथ देशभक्त हाजिर होगा।